नमस्कार। एक बहुत ही नई और काफ़ी गहरी चर्चा में स्वागत है सभी का। आज हम किसी आम खबर पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हमारा मुख्य सोर्स है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, और ये डॉक्यूमेंट काफी मायने रखता है। हाँ, जिसे 2 फरवरी 2026 को बिहार असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने पेश किया था। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टेट का 20वां यानी 20th इकोनॉमिक सर्वे है। सही कहा आपने। और इस गहरे विश्लेषण का मकसद यही है कि हम इन भारी भरकम आंकड़ों को ना बोरिंग नंबर्स की तरह बिल्कुल ना पढ़े। एग्जैक्टली क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बीपीएससी या बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ डेटा नहीं है। इसीलिए इसको एक इंटरेस्टिंग कहानी और मेमोरी ट्रिक्स के साथ समझेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में छप जाए। देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे कभी भी सिर्फ डेटा नहीं होता है। ये किसी भी राज्य का एक रिपोर्ट कार्ड होता है जो बताता है कि पिछले साल क्या काम हुआ। साथ ही ये आने वाले कल का एक रोड मैप भी पेश करता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मैक्रो इकोनॉमी और ओवरऑल ग्रोथ का। जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी ग्रोथ 14.9% रिकॉर्ड की गई है। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है सच में, क्योंकि अगर हम इसे नेशनल एवरेज से कंपेयर करें जो लगभग 12% के आसपास है, तो ये काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये निकलता है कि बिहार की इकोनॉमी नेशनल एवरेज से तेजी से दौड़ रही है और करंट प्राइसेस पर ये अब 9.91 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब जो लोग भी इन तथ्यों को नोट कर रहे हैं, मैं उन्हें याद रखने का एक आसान तरीका देती हूँ। ट्रिक ये है कि बिहार बराबर करीब 15% ग्रोथ स्टेट। ये ट्रिक काफी हैंडी है। 14.9 को सीधा 15% के करीब मान लीजिए। चलिए यहीं पर एक छोटा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रही? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 14.9% या ऑप्शन डी 6%। ये तो मेमोरी चेक हो गया। तो इसका ध्यान रखने वाला पॉइंट यही है जी। कि सही जवाब ऑप्शन सी 14.9% है। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल ये है जी। कि क्या ये 15% का नंबर उतना ही शानदार है जितना सुनने में लगता है? देखिए, आंकड़ा सकारात्मक जरूर है, लेकिन हमें बेस इफेक्ट को भी समझना होगा। जब पुराना बेस थोड़ा छोटा होता है तो परसेंटेज टर्म्स में नई ग्रोथ काफी बड़ी दिखती है, पर असली पिक्चर तब क्लियर होती है जब हम पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय देखते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा क्या कहता है इस बार? नए सर्वे के अनुसार करंट प्राइसेस पर बिहार की पर कैपिटा इनकम 76,490 रुपए तक पहुंच गई है। ये नंबर दिखाता है कि स्टेट में वेल्थ क्रिएशन हो रहा है और लोगों की इनकम स्थिर रूप से बढ़ रही है। 76,490। इसे याद रखने के लिए भी एस्पिरेंट्स एक शानदार फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हैं। 76 बराबर बिहार इनकम फिक्स यानी 76,000 और आगे 490। ये छोटी ट्रिक्स दिमाग में तुरंत क्लिक करती हैं एग्जाम के टाइम पर। वाकई। और अब जब हमने मैक्रो पिक्चर देख ली है, तो राज्य के अंदर की स्थिति पर फोकस करना चाहिए। रीजनल डिस्पैरिटीज को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हर जिला तो एक जैसी रफ्तार से नहीं दौड़ रहा होगा। सर्वे में टॉप और बॉटम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में क्या बताया गया है? सर्वे बताता है कि आर्थिक रूप से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पटना, बेगूसराय और मुंगेर। वहीं दूसरी तरफ लोएस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स जहां आर्थिक गतिविधियां सबसे कम हैं, वो हैं शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पटना और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बीच का गैप, वो गैप किस आधार पर मेजर किया गया है? एक बहुत बड़ा इंडिकेटर फ्यूल कंजम्पशन होता है। पटना में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का कंजम्पशन पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। एक सेकंड, कोई आम इंसान ये सोच सकता है कि तेल जलने या गैस सिलेंडर के इस्तेमाल का राज्य की इकोनॉमी से आखिर क्या लेना देना है? यही तो अर्थशास्त्र का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाई फ्यूल कंजम्पशन सीधे तौर पर हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी को दर्शाता है। जहां गाड़ियां चल रही हैं, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहीं इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। जबकि लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी आर्थिक गतिविधियों का अभाव दिखता है। कनेक्शन सच में बहुत क्लियर है। इन टॉप डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखने के लिए एक आसान सा शब्द एस्पिरेंट्स दिमाग में रख सकते हैं। पीबीएम यानी
P से पटना, B से बेगूसराय और M से मुंगेर। PBM, ये एक्रोनिम बहुत काम आएगा। खैर, अब हम बिहार की इकोनॉमी के एक ऐसे हिस्से की तरफ आते हैं जो थोड़ा उलझा हुआ है। इसे हम द ग्रेट पैराडॉक्स या एक बड़ा विरोधाभास कह सकते हैं, सेक्टर्स और एम्प्लॉयमेंट का इशू। इसके नंबर्स क्या कहते हैं? नंबर्स यहाँ एक बहुत क्लियर तस्वीर पेश करते हैं। इकोनॉमी के 3 मेन सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लगभग 54.8% के साथ। और बाकी दोनों सेक्टर्स का क्या हाल है? इसके बाद आता है सेकेंडरी यानी इंडस्ट्री सेक्टर, जो 26.8% हिस्सादारी रखता है। और आखिर में प्राइमरी सेक्टर, जिसमें मुख्य रूप से खेती आती है, उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18.3% है। इसको दिमाग में बिठाने के लिए एक बहुत ही सिंपल 5-3-2 का रूल काम आ सकता है। सर्विस लगभग 5 यानी 50 की रेंज में, इंडस्ट्री 3 यानी 30 की रेंज में और एग्रीकल्चर 2 यानी 20 के आसपास। पर यहाँ विरोधाभास या पैराडॉक्स आखिर कहाँ है? सबसे ज्यादा पैसा सर्विस सेक्टर से आ रहा है, ये तो मॉडर्न इकोनॉमी की निशानी है ना? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो असली पैराडॉक्स रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट में दिखता है। ध्यान दीजिएगा, सर्विस सेक्टर 55% आमदनी लाता है पर सिर्फ 22% जॉब्स देता है। वहीं खेती, जो सिर्फ 18% कमाती है, वो 54% आबादी को रोजगार देती है। ओ, ये वाकई चौंकाने वाला है। यानी आधी से ज्यादा आबादी सिर्फ 18% वेल्थ पर निर्भर है। एक छोटे से खेत में 4 लोग लगे हैं, जबकि काम एक का ही है। एग्जैक्टली। इसे ही हम अर्थशास्त्र में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस 94% आबादी को खेती से निकालकर दूसरे सेक्टर्स में कैसे शिफ्ट किया जाए। खेती को भले ही आमदनी में तीसरा स्थान मिला हो, लेकिन बिहार के लिए ये आत्मा की तरह है। सर्वे में खेती के काफी सॉलिड नंबर्स हैं, जैसे ग्रॉस सोन एरिया लगभग 8207,000 हेक्टेयर है और नेट सोन एरिया 5411,000 हेक्टेयर। हाँ, एग्रीकल्चर स्टेट की रीढ़ है। पर इन खेती के आंकड़ों से अलग एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट मुझे मछली पालन यानी फिश प्रोडक्शन का मिला। ये नंबर 907,000 टन्स तक पहुंच गया है। इसे लेकर हम एक MCQ भी डिस्कस कर सकते हैं एस्पिरेंट्स के साथ। क्वेश्चन ये है कि बिहार में फिश प्रोडक्शन में लीडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी दरभंगा या ऑप्शन डी गया। मछली पालन में मधुबनी का परफॉर्मेंस शानदार रहा है, तो आंसर है ऑप्शन बी मधुबनी। और इस ग्रोथ के पीछे सरकार की स्कीम्स का बड़ा हाथ है, जैसे मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। सही पकड़ा आपने। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जैविक कॉरिडोर योजना भी है। पर रूरल रिसर्जेंस की बात चले और हम जीविका का जिक्र ना करें तो चर्चा अधूरी रहेगी। सर्वे बताता है कि जीविका ने 1.40 करोड़ परिवारों को 11 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जोड़ा है। ये आंकड़े सिर्फ पेपर पर नहीं है, बल्कि जमीन पर दीदी की रसोई जैसे इनिशिएटिव्स इसका सबूत है, जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पर यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि गांव से थोड़ा आगे निकलकर जब हम इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं तो कुछ नई उम्मीद दिखती है, जैसे रीगा शुगर मिल का दोबारा खुलना। रीगा शुगर मिल का खुलना इंडस्ट्रियल रिवाइवल का एक अच्छा संकेत है। साथ ही डेयरी सेक्टर भी बूम पर है, जहां डेयरी मिल्क प्रोक्योरमेंट 22 लाख किलोग्राम से ज्यादा हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सर्वे में एक काफी मैसिव प्रोजेक्ट हाईलाइट किया गया है, 6 लेन वाला बिहार न्यू गंगा ब्रिज, जिसका बजट लगभग 4988 करोड़ रुपए है। ये एक बहुत बड़ा निवेश है। और ये प्रोजेक्ट ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से बन रहा है, जो एग्जाम के नजरिए से एक डायरेक्ट सवाल बन सकता है। बिहार देश के टोटल रोड नेटवर्क का 5.5% शेयर रखता है अब, और एयर ट्रांसपोर्ट में भी पिछले दशक में 20% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। अगर ब्रिज पर सवाल आता है तो ध्यान रखें कि ADB फंडिंग कर रहा है। अब ये सब तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, पर सर्वे में डिजिटल बिहार के आंकड़े भी बहुत प्रमुखता से दिए गए हैं। ई-गवर्नेंस में CCTNS, CFMS, ई-चालान और बिहार AI मिशन का जिक्र है। ये सब आम लोगों के लिए क्या बदलाव ला रहे हैं? ये सारे सिस्टम्स स्टेट में ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। CCTNS पुलिस नेटवर्क को डिजिटल कर रहा है और CFMS ट्रेजरी खर्चों को ट्रैक करता है। पर सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति
इंटरनेट कनेक्टिविटी से आ रही है। आज बिहार में इंटरनेट डेंसिटी 43.10% और टेली डेंसिटी 57.23% हो चुकी है। ये एक मैसिव गेम चेंजर है सच में। अब थोड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के डेटा पर आते हैं। सर्वे कहता है कि महिलाओं पर होने वाला खर्च पिछले 5 सालों में 3.45 गुना बढ़ गया है। जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसमें 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी कदम है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास और सामने आता है। अगर हम लेबर फोर्स का डेटा देखें, हाँ, वो लेबर फोर्स वाला डेटा मुझे भी थोड़ा उलझाने वाला लगा। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। रूरल एरियाज में मेल लेबर फोर्स 76.8% है, पर फीमेल्स का पार्टिसिपेशन ऑल इंडिया एवरेज से भी 11.2% कम है। अब हैरानी की बात यह है कि गांव में फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 0.9% दिखाया गया है, जबकि मेल्स में ये 3.3% है। ये काफी अजीब लगता है। एक तरफ पार्टिसिपेशन कम है और दूसरी तरफ बेरोजगारी रेट भी इतना कम। इसे अगर सच्चाई के धरातल पर समझें तो मतलब ये है कि महिलाएं जॉब मार्केट की लाइन में खड़ी नहीं है। सामाजिक दबाव या सांस्कृतिक कारणों से वो लेबर फोर्स में शामिल ही नहीं होती। इसीलिए सरकारी आंकड़ों में उन्हें बेरोजगार ही नहीं माना जाता। आपने इस कॉम्प्लेक्स डेटा को एकदम सही डिकोड किया। असली विकास तब होगा जब ये पार्टिसिपेशन रेट नेचुरली बढ़ेगा और उन्हें सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। चर्चा के आखिरी हिस्से में एनवायरनमेंट और स्टेट फाइनेंसेस को जल्दी से रैप अप कर लेते हैं। एनवायरनमेंट के लिए अच्छी खबर यह है कि पिछले 12 सालों में फॉरेस्ट कवर 689 स्क्वायर किलोमीटर्स बढ़ गया है और फाइनेंसेस में टोटल एक्सपेंडिचर 2.81 लाख करोड़ रुपए रहा। जिसमें सबसे पॉजिटिव बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा। ये 22.3% यानी लगभग 62,924 करोड़ रुपए हैं। अर्थशास्त्र में इसे बहुत हेल्दी माना जाता है क्योंकि ये इंफ्रा और एसेट्स बनाने पर खर्च हो रहा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? अगर हम पूरे डीप डाइव का निचोड़ देखें तो बिहार इस वक्त एक काफ़ी बड़े ट्रांजिशन फेज में है। हाई ग्रोथ और नए डिजिटल मिशंस एक तरफ हैं, पर दूसरी तरफ जॉब्स के लिए खेती पर निर्भरता कम करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। रास्ता लंबा है पर दिशा स्पष्ट है। ट्रांजिशन सही दिशा में हो रहा है और ये डेटा वही प्रूव करता है। एपिसोड के अंत में एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार आप सबके लिए छोड़कर जा रही हूँ। सर्वे में एक आंकड़ा और था कि बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR आने वाले साल 2039 तक 2.1 यानी रिप्लेसमेंट लेवल पर आ जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रुकने लगेगी। ये बहुत डीप पॉइंट है। एक तरफ AI मिशन और स्मार्ट मीटरिंग तेजी से बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आबादी स्थिर हो रही है। तो क्या आने वाले 20 सालों में सबसे बड़ा चैलेंज रोजगार पैदा करना नहीं, बल्कि एक बूढ़ी होती आबादी के साथ एक टेक ड्रिवन इकोनॉमी को संभालना होगा? ये एक ऐसी दिशा है जिस पर आगे चलकर हम सबको सोचना होगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान बनाते रहेंगे। तब तक नई चीजें पढ़ते रहिए और एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए।